हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो दोस्तों परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको टेस्ट देना है और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। एक मॉडल पेपर का टेस्ट आपको अवश्य देना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो दोस्तों आपको वहां पर भी लिंक मिल जाएगा और आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी आपको पशु परिचर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर दोस्तों मॉडल पेपर का टेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में देना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पशु परिचर परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 1। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत किया गया। तो दोस्तों बताइए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत किसे किया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आर्यन सिंह को दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नीता अंबानी। नीता अंबानी बनी है दोस्तों। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की जन आधार योजना को किस राज्य द्वारा लागू किया जाएगा? बताइए, राजस्थान की जन आधार योजना को किस राज्य द्वारा लागू किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों देखिए 105 प्रश्न भाग ए के अंदर है और भाग ब के अंदर दोस्तों 45 प्रश्न है जो पशुपालन से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, टेस्ट आपको पूरा देना है और एक भी प्रश्न है वो मिस नहीं करना है। ठीक है, इससे आपको तो अपनी तैयारी का आकलन भी पता लगेगा और आपका दोस्तों इन मॉडल पेपर का टेस्ट देने से आपका रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक है वो कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद परियोजना में किसकी अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति का गठन होता है? बताइए, एक जिला एक उत्पाद परियोजना में किसकी अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति का गठन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिला कलेक्टर। ठीक है, यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का जारी किया है? बताइए, किसकी 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों ये जारी किया है किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? तो दोस्तों मीराबाई की जयंती के उपलक्ष्य में। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, जून 2024 में राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। तो दोस्तों कौन निर्वाचित हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अनिल व्यास। ये दोस्तों राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, 13 से 15 जून 2024 को G7 का 50वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बताइए, 13 से 15 जून 2024 को G7 का 50वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये आयोजित हुआ फसानो इटली में। फसानो इटली में। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, फसानो इटली में। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए घोषित किए गए पद्मश्री सम्मान से राजस्थान के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? दोस्तों राजस्थान के 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें एक पद्मश्री पुरस्कार है वो 2 जनों को मिला है, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। ये लोक गायक कलाकार हैं। ठीक है, और एक मिला है दोस्तों लक्ष्मण भट्ट तेलंग को, एक मिला है जानकीलाल भांड को और एक है माया टंडन को। ये 4 पद्मश्री पुरस्कार 5 जनों को मिले हैं। ठीक है, कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 5 को। तो द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा शहर स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल नहीं है? स्वर्णिम त्रिभुज में कौन सा शहर है वो शामिल नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए जयपुर, दिल्ली, आगरा।
ये तीन स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल है, लेकिन अजमेर नहीं है, तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है वो है दोस्तों अमरख महादेव लेपर्ड्स उदयपुर। अमरख महादेव लेपर्ड्स उदयपुर ये सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बटाडू कुआं जिसे रेगिस्तान का जलमहल भी कहते हैं कहाँ स्थित है? दोस्तों ये बटाडू का कुआं है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बायतू बालोतरा में है ये, ठीक है। यहाँ पर एन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बायतू बालोतरा, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, बदनौर का युद्ध किस जिले में लड़ा गया? बताइए बदनौर का युद्ध कौन से जिले में लड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्यावर में लड़ा गया दोस्तों, ये बदनौर का युद्ध, ठीक है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्यावर में। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध है। बताइए मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध है तो वो किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उदयपुर वाटी नीम का थाना में है ये मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए श्री कृष्ण भक्त अली बख्श पैनोरमा कहाँ स्थित है? बताइए श्री कृष्ण भक्त अली बख्श पैनोरमा है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये खैरतल तिजारा में है ये अली बख्श पैनोरमा। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, बाबा रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है? दोस्तों मेला पड़ता है जोधपुर शहर में, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अनूपगढ़ केकड़ी नागौर, तो यहाँ पर जोधपुर में, तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और वैसे दोस्तों बाबा रामदेव जी का मेला है वो कहाँ पर पड़ता है? रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है तो यहाँ पर जोधपुर शहर, जोधपुर में भी बढ़ता है बाबा रामदेव जी का मेला, लेकिन मुख्य मेला है वो दोस्तों पोखरण जैसलमेर में बढ़ता है, ठीक है, रामदेवरा जैसलमेर में। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको काट के जो जैसलमेर कर लेना, ठीक है। कहाँ पर? जैसलमेर में बढ़ता है दोस्तों रामदेव जी का मेला जैसलमेर में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए डिग्गी महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? डिग्गी महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है ब्यावर में। यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ब्यावर में, ठीक है। आगे देखिए स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कहाँ स्थित है? स्वामी विवेकानंद संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों खेतड़ी नीम का थाना में। यहाँ पर इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, जहाजपुर दुर्ग कहाँ स्थित है? दोस्तों जहाजपुर दुर्ग है ये शाहपुरा में है। कहाँ पर है? शाहपुरा में, द नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए अकबर कालीन कोस मीनार कहाँ स्थित है? अकबर कालीन कोस मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कामा डीग में है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कामा डीग में। आगे देखिए जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है लाडनू डीडवाना कुचामन में, लाडनू डीडवाना कुचामन में। स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा किस जिले में है? दोस्तों कालीबंगा है वो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। स नंबर ऑप्शन सही। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1952 में, ठीक है। आगे देखिए ऐतिहासिक महत्व का स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों मानगढ़ कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था कल भी, ये दोस्तों बांसवाड़ा में है। और यहाँ पर 17 नवंबर 1913 को एक घटना हुई थी जिसमें काफी लोग हैं वो मारे गए थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बांसवाड़ा। आगे देखिए अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर कब अधिकार किया था? तो कब अधिकार किया था? दोस्तों ये 15 फरवरी 1568 को, 15 फरवरी 1568 को दोस्तों चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया था अकबर ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को दोस्तों राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर और शौर्य की क्रीड़ा स्थली और त्याग और बलिदान का पावन तीर्थ कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसमें नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेसा के पठार पर स्थित है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है वो किसे कहा जाता है? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, सही उत्तर हो जाएगा वह है महाराणा कुंभा को। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ के अंदर 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था। आगे देखिए राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था?
राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र स्वरूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रस्तुत किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, लोक देवता भर्तरी का मेला कब लगता है? लोक देवता भर्तरी का मेला कब लगता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, डेजर्ट फेस्टिवल यानी कि मरु महोत्सव का संबंध किस जिले से है? मरु महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों जैसलमेर में, और थार महोत्सव बाड़मेर में। ठीक है, याद रखना आपको। 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है? दोस्तों राणा कुंभा द्वारा कौन से ग्रंथ रचित है? दोस्तों आप सभी को पता होगा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा सुध, प्रबंध कोश, कामराज रतिसार, रसिक प्रिया, ठीक है, चंडी शतक टीका, संगीत क्रम दीपिका, संगीत रत्नाकर, संगीत सुधा, कई ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कूट भाषा में उत्तर देना है, कूट भाषा में उत्तर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 1 ऑप्शन में यहाँ पे संगीत राज, तो दोस्तों बिल्कुल है संगीत राज, ये ग्रंथ रचित है किसके द्वारा? कुंभा द्वारा, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए इसमें संगीत मीमांसा भी रचित है, सूड प्रबंध भी रचित है, यहाँ पर कलानिधि नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर 1 2 3 कोट भाषा में ये भी ऑप्शन होना चाहिए। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन आपको टेस्ट है वो पूरा देना है। पूरा का पूरा टॉपिक आपका दोस्तों यहाँ पे क्लियर होने वाला है, पूरा का पूरा टेस्ट है ये। ठीक है, और 150 प्रश्न है, और इसका पेपर है वो दोस्तों इजी ही आएगा। ठीक है, ज्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं आएगा इसका पशु परिचर का। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी रखनी है इसकी। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इतिहास प्रसिद्ध कालीबाई का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बताइए, डूंगरपुर से है। रास्तापाल कांड नाम तो सुना ही होगा यहाँ पे, तो द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन कब और किसने किया? हड़प्पा का उत्खनन दोस्तों ये किया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं जिनमें प्रमुख त्रिपिटक है, त्रिपिटकों की संख्या कितनी है? बताइए त्रिपिटक कितने हैं? तो दोस्तों 3 है त्रिपिटक। कितने हैं? 3। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये 3 पिटक हैं। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत है। मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत है, तो वो दोस्तों कौन से हैं? देखिए कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, कथास, देखिए कथा, सरित सागर सोमदेव और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी, ये तीनों कथन है वो दोस्तों इसमें सही है, तो द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक मुगलों का पतन था। इसका प्रमुख कारण था, मुगलों का पतन था आधुनिक भारत के इतिहास में। और इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था दोस्तों औरंगजेब की दक्षिण नीति, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का भारत आगमन और दुर्लभ उत्तराधिकारी। ये तीनों मुख्य कारण थे दोस्तों मुगल साम्राज्य के पतन के। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उक्त सभी। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, बेवेल प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 1945 ईस्वी में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने हिस्सा लिया था? बताइए, बेवेल प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 1945 ईस्वी में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने हिस्सा लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई देखिए 1945 में। ठीक है, शिमला सम्मेलन का आयोजन है ये दोस्तों 24 जून 1945 को हुआ था।
ठीक है। और दोस्तों इस सम्मेलन में 21 भारतीय नेता हैं वो सम्मिलित हुए थे, जिसमें मुस्लिम लीग का जो प्रतिनिधित्व है वो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें भाग लिया था। तो यहाँ पे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था, ठीक है। तो ये हिस्सा लिया था दोस्तों किसने, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिया था। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अकाली आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? अकाली आंदोलन है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है सिख आंदोलन से। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अकाली आंदोलन की स्थापना दोस्तों 1920 में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है? राजस्थान एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है? तो दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है ये, ठीक है। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत इसके दक्षिण पश्चिम भाग में है, ठीक है। भारत इसके दक्षिण भाग में है और जो राजस्थान है ये दक्षिण पश्चिम भाग में है। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई? दोस्तों राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की जो स्थापना है ये दोस्तों कब की गई? तो ये 1985 में की गई थी दोस्तों। 21 जनवरी 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? दोस्तों राजस्थान की जलवायु है वो कौन से प्रकार की है? तो दोस्तों उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं शुष्क से उपाद्र मानसूनी प्रकार की है। तो यहाँ पर उपाद्र प्रकार की है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपाद्र। आगे देखिए, देखिए उपोषण भी दे रखा है यहाँ पे। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजस्थान की जलवायु है उपाद्र है और भारत की जलवायु है दोस्तों उपोष्ण है। उपाद्र बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? तो पहली राष्ट्रीय वन नीति है वो दोस्तों कब बनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला जो वन कानून बना था वो 1865 में बना था और पहली राष्ट्रीय वन नीति है वो 1894 में बनाई गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1894 में। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत भाग है? बताइए बताइए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए 24% भाग है वो दोस्तों बंगाल की खाड़ी का है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का। और अरब सागर का है दोस्तों 16%, ये अरब सागर का है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 60% है ये आंतरिक प्रवाह नदियों का प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? दोस्तों राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों 82 प्रकार के खनिज है वो पाए जाते हैं, ठीक है। जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन है वो अभी हो रहा है राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 82 प्रकार के। आगे देखिए, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 7वीं जनगणना है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7वीं जनगणना है ये, ठीक है। और 2011 की क्रमिक रूप से देखें तो 15वीं व्यवस्थित रूप से, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से दोस्तों 7वीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है वो दोस्तों कहाँ पर? तो ये रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? 1919 के अधिनियम को दोस्तों सभी को पता होगा। देखिए 1909 के अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। 1919 के अधिनियम को दोस्तों मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
आगे देखिए, वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बैठने में किस शासक की सहायता की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है महाराजा अजीत सिंह की सहायता की थी दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अजीत सिंह। ठीक है। और दोस्तों शासक बनने के बाद में कुछ ही दिनों बाद में अजीत सिंह ने दुर्गादास को निकाल दिया था, और दुर्गादास की जो छतरी है वो दोस्तों उज्जैन में है, शिप्रा नदी के तट पर। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजपुताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजों में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? बताइए, किस राजपूत रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और उस पे दोस्तों विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा होता था, विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा हुआ होता था, और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराज का नाम लिखा होता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो महाराजा थे कौन? गंगा सिंह। गंगा सिंह ने दोस्तों यहाँ पर ये सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। इन्हें गंगा शाही सिक्के भी कहते हैं। बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, इन्होंने विक्टोरिया इम्प्रेस लिखवाया था और एक तरफ खुद का नाम था। आगे देखिए, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, वो अभिलेख कौन सा है? तो वो अभिलेख है दोस्तों गोसुंडी अभिलेख। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये गोसुंडी अभिलेख दोस्तों चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये दोस्तों राजस्थान में वैष्णव यानी कि भागवत संप्रदाय से संबंधित है, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है परीक्षा में कि भागवत धर्म तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ ये लोकप्रिय हो चुके थे दोस्तों इस अभिलेख के अनुसार, गोसुंडी अभिलेख के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कालीबंगा प्राचीन सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की थी? दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो दोस्तों अमलानंद घोष ने की थी 1950-51 में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प राज्य के पुरातात्विक स्थलों के उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम को दर्शाता है? बताइए, निम्न में से कौन सा विकल्प राज्य के पुरातात्विक स्थलों के उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें सुनारी गणेश्वर नगर नगरी। सुनारी गणेश्वर नगर नगरी। ठीक है, ये क्रम है। सुनारी कहाँ है? तो दोस्तों झुंझुनू जिले में। ठीक है, और जो सर्वाधिक दोस्तों उत्तर में है। फिर आएगी इसमें गणेश्वर सभ्यता जो सीकर जिले में है। ठीक है, नगर सभ्यता टोंक में है, और नगरी कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में। तो ये गणेश्वर अभी वर्तमान में तो दोस्तों नीम का थाना जिले में है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर, सुनारी भी नीम का थाना में आ गया। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष दोस्तों ये कालीबंगा और रंगमहल से प्राप्त हुए हैं ये। ठीक है, कालीबंगा और रंगमहल से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी, बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र है वो इस मॉडल पेपर को जरूर लाइक करें, और जिस किसी ने भी आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपके पास निरंतर पहुंचता रहे। आरएस प्री की मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की जा चुकी है। सीईटी 10+2 के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की जा चुकी है। ठीक है, और अपनी पशु परिसर की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की, और वो भी दोस्तों जल्दी शुरू कर दी जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको परीक्षा में जाने से पहले टेस्ट देना है। ठीक है, इससे टेस्ट से क्या है कि पूरा का पूरा सिलेबस है एक बार आपके दिमाग में से आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा चीजें हैं फिर पता लग जाएगा कि हाँ मेरा कौन सा टॉपिक है वो इसमें कमजोर है, तो आप उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, आहड़वासी है वो तांबा गलाना जानते थे। ठीक है, अपने को दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है। देखिए, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये लोग चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि तांबा गलाने जानते थे तो धातु का तो हो ही गया इसमें। ठीक है, यहाँ काले लाल रंग के मध्यभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अ, स और द इसमें सही है, लेकिन ब इसमें गलत है। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, जोती गई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जोती गई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो ये कालीबंगा हनुमानगढ़ से हुआ है। यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया? बताइए, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें है, ये बताया है कर्नल जेम्स टोड ने। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, और दोस्तों एक इतिहासकार और थे वी ए स्मिथ। ठीक है, उन्होंने भी दोस्तों राजपूतों को हूणों की संतान माना, यानी कि जो जो विदेशी थे, ठीक है, उन्होंने दोस्तों सबने ऐसे ही माना है कि विदेशों की संतान थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर तो दोस्तों आप कर लेना इसमें। देखिए, वी ए स्मिथ ने भी कहा था और कर्नल जेम्स टोड ने भी कहा था। तो यहाँ पर ए और ब दोनों ही कर लेना दोस्तों। ठीक है, ए और ब इसमें आप दोनों ही कर लेना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था दोस्तों, ये राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जॉर्ज थॉमस। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति हुई है तो ये अग्निकुंड से हुई है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अग्निकुंड से। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। बताइए, उस महिला क्रांतिकारी का नाम बताना है जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, फिर उस दोस्तों इसको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर 1930 के सत्याग्रह में भाग लिया, 1932 के सविनय अवज्ञा में भाग लिया और जेल गई। दोस्तों उसका नाम क्या है? दोस्तों उनका नाम है रमा देवी। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रमा देवी। ये पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी थी दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे राजपूत काल का अभ्युदय किस महाराणा के काल को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है महाराणा अमर सिंह के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना दोस्तों जमनालाल बजाज ने की थी। किसने? जमनालाल बजाज ने। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सेठ जमनालाल बजाज। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। जब्ती एक प्रणाली थी तो दोस्तों ये भू लगान निर्धारण करने की विधि थी ये जब्ती। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भू लगान निर्धारण करने की विधि। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, सामंत व्यवस्था मूलतः थी। सामंत व्यवस्था मूलतः थी तो दोस्तों ये प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी दोस्तों, ये सामंत व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखिए, जागीर भूमि राजा के नियंत्रण में होती है, ये भी बिल्कुल सही है। भूमियों की कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, चरणोत भूमि है जिसको गोचर भूमि कहा जाता है। ठीक है, इस भूमि पर दोस्तों ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ये कथन इसमें गलत दे रखा है। 63 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाला निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम राज्य था तो वो था दोस्तों जयपुर। यहाँ पर अपना इसमें इनमें से ऑप्शन में बताना है। ठीक है, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में से जयपुर इन्होंने सबसे पहले संधि की थी। ठीक है, और वैसे तो दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहले संधि करने वाला
देखिए अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। ठीक है, तो वो था दोस्तों इसमें जयपुर। और संधि करने वाला राज्य दोस्तों सबसे पहले तो भरतपुर ने की थी 1803 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन वो अविश्वास कारण के साथ में दोस्तों वो सफल नहीं हो सकी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थानी रियासतें ब्रिटिश अधीनस्थ संधि के अधीन कब आई? तो दोस्तों ये कब आई? तो ये 1818 ईस्वी में आई। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। यहाँ पर देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी रियासत थी। बताइए, लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी रियासत थी, तो वो थी दोस्तों करौली। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करौली। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। बताइए 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के मान विद्रोह यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। बताइए, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के मान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे, तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? दोस्तों बताइए 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या नीति थी? तो दोस्तों वो थे अंग्रेजों को सहयोग। ठीक है, अंग्रेजों को सहयोग सहयोग किया था। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मेवाड़ महाराणा उस समय कौन थे? स्वरूप सिंह, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकनायक दोस्तों, लोकनायक कहा जाता है राजस्थान के, वो कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान में लोकनायक के नाम से जयनारायण व्यास जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयनारायण व्यास। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, 1734 ईस्वी में आहूत हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो जगत सिंह ने की थी। किसने की थी? जगत सिंह ने। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जगत सिंह ने की थी दोस्तों। ठीक है, कहां पर आयोजित हुआ था? 1734 में भीलवाड़ा, हुरडा भीलवाड़ा में। ठीक है, आगे देखिए 1921 ईस्वी में दिल्ली में ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय देशी रियासतों का एक संघ जो सलाहकारी एवं परामर्श देने वाली संस्था थी। बताइए 1921 ईस्वी में दिल्ली में ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय देशी रियासतों का एक संघ जो सलाहकारी एवं परामर्श देने वाली संस्था थी, तो वो कौन सी थी? वो थी दोस्तों नरेंद्र मंडल। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। ठीक है, और दोस्तों प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया था महाराजा गंगा सिंह को। आगे देखिए राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों वो था कौन सा? तो सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था दोस्तों। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसके संस्थापक है वो महाराणा सज्जन सिंह थे। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो दोस्तों ये किया था किसने किया था? तो दोस्तों ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा ये साप्ताहिक समाचार पत्र है वो चलाया गया था, संग्राम नाम का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बंबई से शुरू किया गया था दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो थे विजय सिंह पथिक। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वो है प्रथम स्थान। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम स्थान, और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। ठीक है, आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है?
राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों वो है 1070 किलोमीटर। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरंभ व अंत किन स्थानों पर होता है? दोस्तों ऐसा ही प्रश्न सीईटी में पूछा गया था स्नातक लेवल में। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ होता है वो होता है दोस्तों हिंदुमल कोट से, हिंदुमल कोट से, और गडरा रोड तक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुमल कोट से दोस्तों अब गडरा रोड तक। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हिंदुमल कोट से गडरा रोड तक, बे नंबर ऑप्शन, सॉरी शाहगढ़ तक। ठीक है, ये इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों ये तो यहाँ पर इंदुमल कोट से शाहगढ़ गांव तक, तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान की आकृति है दोस्तों, राजस्थान की आकृति है तो दोस्तों ये कैसी आकृति है? तो विषम सम चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बोल सकते हैं इसको विषम सम चतुर्भुज, यानी कि दोस्तों चौकोर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आयताकार भी नहीं है, गोलाकार भी नहीं है, त्रिकोणीय भी नहीं है, तो फिर चौकोर है। ठीक है, यानी कि सम चतुर्भुज, असमान चतुर्भुज है ये। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण का आधार है। तो दोस्तों वो है स्तंभ। ठीक है, सीमा रेखा चिन्हित करने के लिए दोस्तों सीमेंट के स्तंभ बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है बरखान। क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी मरुस्थल का। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है? उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों प्रमुख कारण है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरावली पर्वतीय अंचल। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अरावली पर्वतीय अंचल। आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं दरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दरियन बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, दोहरे या दरियन। आगे देखिए, यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, मुकुंदरा पहाड़ियां राज्य के किस जिले के किस भाग में स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर है स्थिति है? तो दोस्तों ये हाड़ौती पठार में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाड़ौती पठार में है ये। आगे देखिए, 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? बताइए, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यकृत। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यकृत। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो दोस्तों वो है इंसुलिन। इंसुलिन है वो दोस्तों, पाचक एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 88 नंबर का प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो दोस्तों ये बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, अमीनो अम्ल में। आगे देखिए, यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है इसमें मुख्य कोशिकाएं। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य कोशिकाएं।
आगे देखिए यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जठर की। ठीक है, ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। अम्लीय श्रवण है दोस्तों किसकी विशिष्टता है? तो ये जठर की है। जठर रस है ये अमाशय से निकलता है। ठीक है, और जठर दिन भर में दोस्तों 1 से 3 लीटर तक निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? बताइए कौन सा रस यानी कि सॉरी कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? तो दोस्तों ये रहता है हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये आमाशय रस में रहता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें ग्लूकोज। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्लूकोज, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है मेरु रज्जु के द्वारा। मेरु रज्जु के द्वारा। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेरु रज्जु के द्वारा। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, न्यूरॉन क्या होता है? बताइए न्यूरॉन क्या होता है? तो दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है ये न्यूरॉन। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है वो कौन सा है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो दोस्तों ये होता है, देखिए मस्तिष्क में अलग अलग होते हैं, अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, एक होता है प्रमस्तिष्क। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा मस्तिष्क है? तो अग्र मस्तिष्क, ये सोचने वाला मुख्य भाग होता है यहाँ पे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों ये 10 प्रश्न है वो आपको मैथ और रीजनिंग से संबंधित है, वो परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज के कोण है 1:4:2:3 के अनुपात में है, कौन क्रमशः है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 18, 72, 36, 54 आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देखिए एक का मतलब कितना 18, दो का मतलब कितना 36, तीन का मतलब कितना 54 और 18 चौका 72। तो आप ऐसे इसमें लगा सकते हैं दोस्तों। तो वो बस यही एक सही सुमेलित हो रहा है अनुपातों की दृष्टि से, बाकी और तो इसमें सब गलत दे रखे हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 50% यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 50% की छूट देने के बाद 50% लाभ हो, तो इसके लिए वस्तु का दोस्तों बाजार मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों बाजार मूल्य तो देखिए 50% की छूट दें तो यानी कि 100 रुपए की वस्तु अपन के ऊपर 300 रुपए लिखे, 300 रुपए लिखे तो अपन क्या करेंगे, एक बाई 50% की छूट दे दी तो कितने में बेच रहे हैं? 150 रुपए में। वस्तु कितने की थी? 100 रुपए की थी। ठीक है, तो अपने को 50% का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हो रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 3 वार्षिक परीक्षाओं में जिसमें प्रत्येक का कुल योगांक 500 है, एक विद्यार्थी की प्रथम व द्वितीय वार्षिक परीक्षाओं का औसत क्रमशः 45 और 55 है। 45 और दोस्तों 55 अंक है। 60 का समग्र औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी वार्षिक परीक्षा में उसे अंक प्राप्त करना है। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर देखिए पहले में वो अंक प्राप्त करता है 45%, यानी कि 500 का 45% कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 225 अंक। ठीक है, और 500 का 55% कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 275 अंक। ठीक है, अब देखिए 60 का औसत है वो उसको ज्ञात करना है, तो इन दोनों का दोस्तों आप टोटल देख लीजिए, या फिर आप दोस्तों इसको ऐसे करिए कि जो ये 500 है, ठीक है, अब 500 है तो ये 3 विषय को पूछ रहा है। ठीक है, तीसरी
वार्षिक परीक्षा में। तो भाई 500 और 500 500 कितने हो गए 1500। 1500 का दोस्तों आप 60% निकाल लीजिए। 1500 का 60% आप निकालोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 1500 इंटू 60/100। तो जीरो से जीरो कट गया। 150 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 900 आ जाएगा। कितना 900। अब दोस्तों ये 900 आ गया। 900 में से देखिए 225 और 275 कितने होते हैं ये 500। तो 900 में से 500 घटा दीजिए कितना बचेगा तो दोस्तों कितना 400। ठीक है, तो अपना राइट आंसर है वो दोस्तों कितना, अगर वो 400 अंक तीसरी परीक्षा में प्राप्त करते हैं तो दोस्तों औसत है वो 60 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए देखिए 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत है वो ज्ञात कीजिए। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत है वो ज्ञात करना है। तो दोस्तों प्रथम संख्या कौन सी है 1 और अंतिम संख्या कौन सी है तो दोस्तों 99 विषम संख्या। ठीक है, बटे दोस्तों 2 यानी कि 100 में 2 का भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ए बी सी डी ई 5 लगातार सम संख्याएं हैं। ए तथा ई का औसत है 46 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ए और ई का औसत है वो कितना है 46 है। ठीक है, तो अब आप दोस्तों ऑप्शन के अनुसार है वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है वो 52 ले ली है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 5 लगातार सम संख्याएं, तो एक होगी दोस्तों इसमें 50, एक होगी दोस्तों इसमें 48, एक होगी दोस्तों इसमें 46, एक होगी इसमें 44। तो इनका टोटल करोगे और फिर उसमें दोस्तों आप 5 का भाग दोगे तो यहाँ पे दोस्तों 5 ए और ई इसको देख लीजिए दोस्तों, बाकी सबको छोड़ दीजिए, टोटल करने की जरूरत नहीं है। ए और ई का औसत 46 है। तो 46 और 46 कितने होते हैं तो दोस्तों 8 और 6 यानी कि 92 कितने होते हैं 92 होते हैं। अब 44 और 52 का योग है वो दोस्तों क्या 92 हो रहा है तो नहीं हो रहा, यानी कि अपना 52 ऑप्शन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब दोस्तों इधर चलते हैं थोड़ी सी और एक इस तरफ आगे बढ़ाते हैं। दूसरा नंबर का ऑप्शन आता है अपना 42। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 42 और 50 क्या 92 होता है तो बिल्कुल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 42 और 50 का औसत है वो कितना हो रहा है दोस्तों, यानी कि इन दोनों को जोड़ते हैं 42 और 50 को तो कितना आ रहा है 92। और ए का अंक कितना है 42 और ई का कितना आ रहा है तो दोस्तों 50। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 50 होगी। ठीक है, और सबसे छोटी 42 होगी। आगे देखिए किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है। किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। बचा हुआ भोजन बचे व्यक्तियों के कितने दिन के लिए पर्याप्त है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए माना कि शेष भोजन बचे बटे शेष व्यक्ति, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 400 व्यक्ति थे। ठीक है, तो 400 में से यहाँ पर 31 दिन में से 28 दिन गए तो कितने बचे तो दोस्तों 3 दिन बचे। तो 400 इंटू 3 बटे अब दोस्तों कितने व्यक्ति चले गए तो 280 चले गए तो बचे कितने 120। बस ये इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 0 से दोस्तों 0 कट गया, ये 3 से दोस्तों ये 4 बार कट गया और ये 4 से 10 बार कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 दिन का भोजन है वो पर्याप्त है दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो कार्य पूरा करने में 10 दिन कम लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्तियों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया था दोस्तों देखिए कुछ व्यक्ति ने मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में पूरा किया है। ठीक है, तो यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं तो कार्य को पूरा करने में 10 दिन कम लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आरंभ में कितने आदमियों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया तो आप ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर 40 आदमी है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे यदि 6 दिन
देखिए व्यक्ति 6 दिन तक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने तैयार कर सकते हैं, तो कितने दिन में 12 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए वही पुरुष दिन घंटे काम बटे पुरुष दिन घंटे काम, बस इसको यही करना है। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पे 5 व्यक्ति करना है, ठीक है। शुरू में 5 व्यक्ति 6 दिन तक 6 घंटे काम करके 10 खिलौने बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 व्यक्ति 6 दिन इंटू 6 घंटे इंटू, अब यहाँ पर देखिए जो ये 16 है, ये दोस्तों इसमें क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 16 बटे दोस्तों यहाँ पर 12 व्यक्ति 8 घंटे काम करके दोस्तों यहाँ पे 10 खिलौने, ये ऐसे बनेगा दोस्तों इसमें, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों इसमें 3 दिन आ जाएगा। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वह बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 78, 153 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। दोस्तों यहाँ पे देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर देखिए 78, 153 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, माना कि अपेक्षित संख्या आप दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 228 है, 228 में से आप 228 और 78 का जो में से है, ठीक है, सॉरी 228 में से आप ये दोस्तों 78 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 150, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों अपने को ये निकालना है, में से भी निकाल लेना है, ठीक है। तो में से निकालोगे इसका, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो है दोस्तों 75। यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 1936 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि जब से 9, 10, 15 से विभाजित करने पर स्थिति में समान शेषफल 7 बचे। दोस्तों देखिए 9, 10 और 15 का जो लसाअ होता है वो कितना होता है दोस्तों, यानी कि जिसमें सभी का भाग जाता हो, तो दोस्तों 90 होता है, ठीक है। और 1936 में दोस्तों 90 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, तो दोस्तों 46 बचेगा, ठीक है। परंतु शेषफल 7 है, इसलिए दोस्तों अपेक्षित संख्या है वो क्या करनी होगी, तो 46 में से 7 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 39। तो यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन है वो भाग ब से संबंधित 45 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अपन पशुपालन से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे 45, ठीक है। देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, बकरी की कौन सी नस्ल पंजीकृत की गई है, बताइए राजस्थान की। तो दोस्तों ये की गई है कौन सी नस्ल, तो दोस्तों सोजत, करौली, गुजरी, ये सभी की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 अक्टूबर को मनाया जाता है ये विश्व पशु दिवस। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान की किस गौ नस्ल को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल ने पंजीकृत किया है। राजस्थान की किस गौ नस्ल को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने पंजीकृत किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नारी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नारी। 109 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस नस्ल को भारत की मेरिनो कहा जाता है, बताइए किस नस्ल को भारत की मेरिनो कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें चोकला को। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चोकला को कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में बंद विधि से बदियाकरण करते समय किस उपकरण का प्रयोग होता है। पशुओं में बंद विधि से बदियाकरण करते समय किस उपकरण का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ब्रेडिजो कास्ट्रेटर, ब्रेडिजो कास्ट्रेटर। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान हेतु सबसे ज्यादा उपयोगी विधि है, तो सबसे ज्यादा उपयोगी विधि कौन सी है, तो वो है दोस्तों गुदा योनि मार्ग विधि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कृत्रिम गर्भाधान में काम में आने वाला उपकरण है, तो वो कौन सा उपकरण है, तो दोस्तों वो उपकरण है एआई गन।
यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, AI गन। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तरल नत्रजन का तापमान कितना होता है? तरल नत्रजन का तापमान है वो कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस पशु का गर्भकाल सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों गर्भकाल किसका सर्वाधिक होता है? यहाँ पर ऊंट का गर्भकाल है वो दोस्तों सर्वाधिक होता है, स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्रॉस ब्रीडिंग का पशुओं में क्या फायदे हैं? क्रॉस ब्रीडिंग का पशुओं में क्या फायदे हैं? तो दोस्तों वो है दूध उत्पादन में बढ़ोतरी है, विकास दर में है, समग्र पशु प्रोटीन में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर प्रश्न है, निकटतम संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? निकटतम संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः प्रजनन कहते हैं, स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंतः प्रजनन। आगे देखिए, भैंस की सीमन स्ट्रा का रंग कैसा होता है? भैंस की सीमन स्ट्रा का रंग है वो कैसा होता है? तो दोस्तों ये होता है धूसर। बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धूसर। 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी दुग्ध दोहन की विधि है? दुग्ध दोहन की विधि है वो कौन सी है? तो वो है मुट्ठी विधि, स्ट्रिपिंग विधि और नकलिंग विधि। ये सभी हैं, ये दुग्ध दोहन की विधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सभी। आगे देखिए, दुग्ध दोहन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो दोस्तों सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है पूर्ण हस्त या मुट्ठी विधि। ये दोस्तों दुग्ध दोहन की सबसे उपयुक्त विधि है, यानी कि हाथ से दूध निकालना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है, किस विधि या उपकरण के माध्यम से दूध का परीक्षण किया जाता है? दूध का परीक्षण किया जाता है तो दोस्तों ये लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर से नापा जाता है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वच्छ दूध होता है तो दोस्तों स्वच्छ दूध होता है, ये होता है दोस्तों वह दूध जो साफ एवं बीमारी रहित जानवरों से प्राप्त हो, वह दूध जो साफ एवं जीवाणु रहित बर्तन में हो, वह दूध जो बीमारी रहित ग्वालों द्वारा दोहन किया गया हो। तो दोस्तों ये सभी है वो स्वच्छ दूध के प्रकार हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ दूध के यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, कारण तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बछड़े बछड़ी के जन्म के कितने घंटे के भीतर खीस पिलाएं? तो दोस्तों खीस है वो 1 से 2 घंटे के भीतर पिलाएं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऊंट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? ऊंट को दोस्तों प्रतिदिन 20 से 40 लीटर पानी की है वो आवश्यकता होती है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 124 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अंडे की भारी गुणवत्ता में क्या नहीं जांचते हैं? अंडे की भारी गुणवत्ता में क्या नहीं जांचते हैं? तो दोस्तों वो है वसा नहीं जांचते हैं, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 125 नंबर का प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ये देसी गायों के संरक्षण के लिए दिया जाता है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 126 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन कौन से देश में होता है? तो दोस्तों ये होता है भारत में। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत में। आगे देखिए, यहाँ पे 127 नंबर का प्रश्न है, चूजा की आयु होती है, बताइए चूजा की आयु है वो कितनी होती है? तो दोस्तों ये 0 से 8 वीक होती है दोस्तों। ठीक है, चूजा की आयु। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, देखिए कृत्रिम विधि से कृत्रिम विधि से जीवयुक्त अंडों से चूजा निकालने की मशीन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं इनक्यूबेटर। यहाँ पर अपना बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इनक्यूबेटर। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव चिकित्सकीय वेस्ट प्रबंधन व संचालन नियम किस वर्ष बनाया गया था? केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव चिकित्सकीय वेस्ट नियम किस वर्ष बनाया गया था? दोस्तों ये बनाया गया था 2016 से। तो यहाँ पर स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जैव अपशिष्ट को कितने भागों में बांटा है? तो दोस्तों जैव अपशिष्ट को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय का गर्भकाल होता है, तो दोस्तों गाय का जो गर्भकाल है ये 283 दिन का होता है, बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक दुधारू देसी गाय के आहार में कितने प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए? तो दोस्तों ये 15% होनी चाहिए, स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 15% होनी चाहिए। आगे देखिए, पशु को आहार किस आधार पर दिया जाता है? पशु को आहार है वो कौन से आधार पर दिया जाता है? तो दोस्तों पशु के शारीरिक भार के आधार पर।
यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? बरसीम का वानस्पतिक नाम है वो क्या है? तो वो है दोस्तों ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ये बरसीम का वानस्पतिक नाम है। एन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 135 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, हरे चारा, ये हरे चारे यानी कि हरे चारे फसलों का राजा है तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों इसमें बरसीम। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बरसीम। आगे देखिए, साइलेज बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फसल है। साइलेज बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फसल है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों मक्का। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मक्का। आगे देखिए, हे बनाने की विधियां है। हे बनाने की विधियां है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है तिमाही विधि, विंडो विधि और समतल विधि। ये सभी हे बनाने की विधियां हैं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 138 नंबर प्रश्न है इसमें देखिए, एक पशु को चरने के लिए कितने हेक्टेयर चारागाह की आवश्यकता होती है? एक पशु को चरने के लिए कितने हेक्टेयर चारागाह की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 हेक्टेयर की। 1 हेक्टेयर की। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सी बीमारी वायरस जनित है? कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो दोस्तों खुरपका, मुहपका, पशु प्लेग, चेचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी है, ये दोस्तों वायरस जनित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है लेप्टो स्पाइरोसिस और लिस्टेरियोसिस, और एक है दोस्तों बोटुलिज्म। ये सभी है दोस्तों जीवाणु जनित है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सभी। आगे देखिए, चारागाह घास की चारागाह कौन कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवन, करड़, दामन। इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही सभी। आगे देखिए, बीमार पशुओं के लक्षण होते हैं। बीमार पशुओं के लक्षण होते हैं तो दोस्तों तापमान में कमी, अधिकता। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन में किसका अध्ययन होता है? प्रिवेंटिव मेडिसिन में किसका अध्ययन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पशुओं में संक्रामक रोगों का। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गाय का टेम्परेचर है वो दोस्तों 38.5 डिग्री सेल्सियस, ऊंट के लिए दोस्तों 38 डिग्री, भैंस भेड़ और बकरी के लिए 39 डिग्री, भैंस के लिए दोस्तों यहाँ पे 42 डिग्री। ये गलत दे रखा है तो यहाँ पर अपना द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, पशुओं में बाह्य परजीवी का उदाहरण नहीं है। बाह्य परजीवी का उदाहरण दोस्तों देखिए, जू है, चिल्लर है, किलनी है, हुकवर्म नहीं है। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं में अंतः परजीवी कौन सा नहीं है? अंतः परजीवी कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए, जोंक नहीं है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जोंक। आगे देखिए, किस पशु में सर्रा रोग मुख्यतः होता है? बताइए, सर्रा रोग है वो किस में होता है? तो दोस्तों ये ऊंट में पाया जाता है ये सर्रा रोग। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 48 नंबर का प्रश्न, निम्न में से बुल सॉटर रोग के नाम से जाना जाता है। बुल सॉटर रोग के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेस। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एंथ्रेस। आगे देखिए, रानीखेत रोग में किस प्रकार का टीकाकरण किया जाता है? रानीखेत रोग में किस प्रकार का टीकाकरण किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लासोटा वैक्सीन का। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लासोटा वैक्सीन। आगे देखिए, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों ये है जोहड़बीड़, बीकानेर में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों पेपर है वो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और पिछला मॉडल पेपर अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।